क्योंकि आप अगर सीयूटी का एग्जाम देने वाले हो तो उसके बारे में जानना चाहते होगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, अभी भी बहुत सारी क्लैरिटी आपको नहीं होगी। भैया ये कोई नहीं बता सकता कि कट ऑफ क्या आएगी, क्योंकि एक तो कैटेगरीज बहुत डिफरेंट होती हैं, फिर भाई मार्क्स कब कितने आ रहे हैं। ऐसा भी मत करना कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आता है लेकिन उसमें मार्क्स नहीं आते। भाई ये गेम मार्क्स का है, यूनिवर्सिटी में एंट्री ले लो, उसके बाद मजे करना उस सब्जेक्ट के साथ। इज देयर एनी बेनिफिट फॉर कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होते हैं, क्या उसका कोई बेनिफिट है? तो ऑफ कोर्स है, समझ लो। इसलिए भैया इसके चक्कर में मत पड़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करो, ये जंग है भाई। सो हेलो माय डियर अपकमिंग स्टार्स, कैसे हो यार? उम्मीद समझ झकास। तो चलो इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज के ढिंचाग्राफ की क्लास। तो भैया निकवैया आए हो, आज क्या खास लायो? तो आज देखो मैं आप सबके लिए बहुत खास चीज लाया हूं, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आप सबके लिए बहुत जरूरी वीडियो है। क्योंकि आप अगर सीयूटी का एग्जाम देने वाले हो तो उसके बारे में जानना चाहते होगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, अभी भी बहुत सारी क्लैरिटी आपको नहीं होगी, या आपके किसी दोस्त को नहीं है, तो ये वीडियो उस तक आपको पहुंचाना है और आपको पूरा देखना है। एकदम वैसे ही लेकर आया हूं, पूरा लिख के लाया हूं, ताकि आप भी नोट्स बना सको। अगर भूल जाओ तो नोट्स को देख के वापस से देख लो, ताकि बार बार आपको पूरा वीडियो बार बार ना देखना पड़े। तो प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में लाया हूं ताकि आप आराम से अच्छे से कर सको। और कोई भी आपका दोस्त हो जिसको कोई भी कंफ्यूजन हो, उसको बोलना ये वीडियो देखे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। व्हाई यू हैव फियर व्हेन निकवैया इज हियर। बाकी अगर फिर भी कुछ रह जाए, कोशिश तो यही है देखो मैं आपको दिखाता हूं। टोटल मैंने 18 क्वेश्चन सोचे हैं अपने दिमाग लगा के कि जो बच्चे पूछते हैं। तो टोटल 18 सवाल हैं जो मुझे लगता है बच्चे नॉर्मली पूछते हैं। फिर भी अगर बाय मिस्टेक कुछ छूट जाए तो आप कमेंट में जरूर बताएं, तो मैं आपकी मदद करूंगा। चलो तो फिर अब शुरू करें भाई, शुरू करें। तो भैया सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज सीयूटी? सीयूटी क्या होता है? तो ये कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है जो कि एनटीए के द्वारा लिया जाता है, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो भैया ये क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है जो कि कंडक्ट किया जाता है भाई एनटीए के द्वारा। और एनटीए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एजेंसी है, पता है? जो जेईई और नीट के एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। ओके भैया जी, पहला सवाल खत्म यार। दूसरा सवाल, भैया पर ये सीयूटी दे क्यों भाई? अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, यानी अगर आपका कोई ऐसा सपना है जिसकी राह में ग्रेजुएशन आता है, तो आपको सीयूटी एग्जाम पार पाना पड़ेगा। यही वो स्टेज है जहां पर पहले स्टेज को पार करोगे तब जाके आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा अच्छी यूनिवर्सिटीज में। वरना ऐसे नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन फिर वही बात है, वहां पर आपको नॉलेज का, एनवायरनमेंट का, है ना, फ्रेंडशिप का, और फिर जो एक्सपोजर का, इन सब चीज़ों का फिर कमी रहेगी। तो इसलिए भैया जी आप अगर बेस्ट बनना चाहते हो तो आप बेस्ट लोगों के बीच में ही रहकर बेस्ट बन पाओगे, है ना। नॉर्मली यही होता है, बाकी 1-2% हियर एंड देयर अगर कोई एक्सेप्शन केस हो तो अलग बात है। तो इसीलिए आपको सीयूटी एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि बेस्ट माइंड्स यही दे रहे हैं। ठीक है जी, तो सीधा सा पॉइंट है, टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी टू डू ग्रेजुएशन यू हैव टू गिव सीयूटी एग्जाम्स। यू आर नॉट डूइंग, अगर आप जेईई, नीट, सीएस यानी चार्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इस टाइप के कोर्सेज नहीं कर रहे हो जहां पे ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं होती है, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हो भाई जो सीएस कर रहा है लेकिन साथ में ग्रेजुएशन भी कर रहा है, तो भाई सीयूटी एग्जाम दे दो यार, उसके थ्रू जाओगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप ओपन से करो तो फिर एक अलग बात है, क्योंकि आपका मन कहीं और करने का है। लेकिन अगर आपका कोई स्पेसिफाइड कोर्स करने का मन है जो ग्रेजुएशन के थ्रू होता है, तो आपको सीयूटी देना है। ओके जी, फिर हाउ एग्जाम इज कंडक्टेड? तो देखो पहले तो ये किसी ज़माने में हाइब्रिड भी होता था, अब ये ऑनलाइन फॉर्म में होता है। यानी कि आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म ये सब भर दोगे, आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, आपको एक जगह बताई जाएगी, वहां पहुंचना है, वहां पर आपके पास कंप्यूटर होगा, ठीक है जी, आप कंप्यूटर ओपन करोगे और ऑनलाइन इसको टेस्ट दोगे। ये एमसीक्यू पैटर्न में होता है, ठीक है जी। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एमसीक्यू पैटर्न है, ऑनलाइन लेवल पर आपको देना है। व्हाट इज द मार्किंग स्कीम? भैया इसकी मार्किंग स्कीम क्या है? तो इसकी मार्किंग स्कीम यह है कि भैया जी अगर आपने एक सही किया तो 5 मार्क्स मिल गए, एक गलत किया तो 1 मार्क्स कट जाएंगे, और अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया तो ना मार्क्स मिलेंगे ना मार्क्स कटेंगे। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। जैसे देखिए यहां पर है, मान लीजिए आपने 5 सब्जेक्ट ले रखे हैं, ठीक है जी। ओके जी, आपने 5 सब्जेक्ट ले लिए हैं। हाँ जी भैया जी, 5 सब्जेक्ट ले लिए हैं। अब 5 सब्जेक्ट में मान लीजिए 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको, ठीक है जी। मतलब 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं मैं। तो एक सब्जेक्ट में मान लीजिए 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। हर क्वेश्चन के 5 नंबर है, यानी कि टोटल आपके पास 250 मार्क्स हैं। लेकिन आपने क्या किया भाई, 40 क्वेश्चन तो करेक्ट कर दिए, 5 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट यानी कर ही नहीं पाए, और 5 क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिए। तो भाई 40 क्वेश्चन तो 40 × 5 यानी आपके 200 नंबर हो गए। आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो इसका तो कुछ नहीं होगा, हटा दो। पर अगर आपने 5 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए तो 1 × 5 यानी कि 5 मार्क्स, और ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव मार्किंग है ये, तो -5 हो जाएगा। तो आपका जो 200 नंबर आया था उसमें से 5 नंबर काट लीजिए, 195 आपके मार्क्स होंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहां पे मार्किंग स्कीम होती है। ओके भैया जी, अब आता है हु इज एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम? कौन है भैया इसके लिए एलिजिबल? तो अगर आप मान लीजिए 12th पास आउट है यानी ड्रॉपर हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
अगर आप ड्रॉपर हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं, 12th पास आउट हो चुके थे, आप कुछ और करना चाह रहे थे, आप वो करने गए, पर अब आपको लग रहा है कि नहीं यार हमें कुछ और कोर्स करना है, उसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, तो फिर आप यहां आ सकते हो। यानी कि भैया कोई एज लिमिट नहीं है, अगर आप ड्रॉपर हो तो भी चलेगा, आपने 12th पास आउट कर लिया है तो भी चलेगा। लेकिन भैया जी हम तो अभी 12th का बोर्ड एग्जाम देंगे, तो अगर आप अपीयरिंग हो तो भी चलेगा, लेकिन ऑफ कोर्स रिजल्ट आने से पहले जब आपका 12th का रिजल्ट आए तो आप पास हो जाओ, वरना आप फॉर्म तो भर दोगे, एनटीए के पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन फिर बाद में बात नहीं बनेगी, है ना। ठीक है जी, तो आप 12th अपीयरिंग हो तो एग्जाम दे सकते हो, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक बाकी एग्जाम और रिजल्ट आएगा तब तक आपका जो 12th का रिजल्ट हो वो पास हो जाए, है ना। ठीक है जी। अच्छा भैया इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज है क्या सीयूटी देने के लिए? क्योंकि मैंने बहुत पहले दिया था भैया और तब मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, मेरे मार्क्स नहीं आए, तो क्या अब मैं कर सकता हूँ? मेरे 40% है, 50 है, 60 है, 70 है, अच्छा 33 से नीचे है तो फिर तो नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए पासिंग परसेंटेज से ऊपर है, बाकी कितने भी कम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीयूटी का एग्जाम दे सकते हो। तो भैया 12th के मार्क्स की जरूरत है क्या? हाँ जरूरत तो है भैया। कई ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि हमें कम से कम इतने मार्क्स वाले बंदे तो चाहिए, तो समटाइम्स यूनिवर्सिटीज परसेंटाइल मतलब परसेंटेज को इंपॉर्टेंस देती है, तो अगर वो परसेंटेज को इंपॉर्टेंस दे रही हैं तो फिर आपके 12th के परसेंटेज इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे 12th की इंपॉर्टेंस है। और ऐसा माना जाता है कि मान लीजिए एक सीट है, 2 या 3 या 4 बच्चे हैं, उनके सीयूटी में मार्क्स सेम है, तो किसको प्रेफरेंस मिले? तो जिसके 12th में मार्क्स ज्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस मिलेगी। अच्छा भैया ऐसा एक बात बताओ, अगर 12th में भी सेम है तो फिर एज का फैक्टर आता है और भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, बेसिक क्राइटेरिया यही है, तो इसलिए 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं। ओके जी, ठीक है जी। तो भैया जी हर स्टूडेंट दे सकता है, चाहे पास आउट है चाहे अभी अपीयर कर रहा है, एज लिमिट नहीं है। अच्छा भैया इंडियन ही दे सकते हैं क्या? नहीं, एनआरआई भी दे सकते हैं और फॉरेन नेशनल वाले भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्रॉपर तो दे ही सकते हैं। अच्छा भैया सीयूटी एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? तो बेसिकली इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है आपका लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आपके पास 13 लैंग्वेजेस हैं, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। नॉर्मली लोग हिंदी इंग्लिश को ज्यादा जानते हैं, वरना असम कन्नड़ ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिसको आप चूज कर सकते हो, 13 लैंग्वेजेस हैं टोटल। फिर दूसरा एस्पेक्ट आता है आपका डोमेन सब्जेक्ट। अब जैसे मान लीजिए आप साइंस वाले हो तो पीसीबी पीसीएम ये आपका हो सकता है डोमेन सब्जेक्ट, है ना, तो इसमें से आपने जो भी लिया होगा। अगर आप कॉमर्स वाले हो तो अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज हो सकता है आपका। अगर आप आर्ट्स वाले हो तो या हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस ये सारे आपके हो सकते हैं, है ना, या इकोनॉमिक्स भी आर्ट्स में होता है तो वो भी हो सकता है। तो डोमेन सब्जेक्ट में आपने जो क्लास 12th के सब्जेक्ट लिए हैं याद रखिएगा। अच्छा भैया मैंने पीसीएम ले रखा है लेकिन मेरा मन है मैं पीसीबी में दे दूं, क्या दे सकता हूं? नहीं, जो 12th की मार्कशीट में आपके सब्जेक्ट्स हैं वही आपको देने हैं। अगर पीसीबी है तो आप पीसीएम नहीं दे सकते, ठीक है जी। अच्छा भैया मेरा पीसीएम और बी दोनों ही है तो फिर आप दे सकते हो यार, फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर आर्ट्स में इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी वो सारे हैं। फिर होता है जीएटी, ये 3rd सेक्शन में। अब मैं एक बात बताता हूं, जीएटी मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, नया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के सवाल आते हैं, करंट अफेयर्स यानी जीके से रिलेटेड सवाल होते हैं। अच्छा अब भैया जी क्या ये जीएटी तो हमने पढ़ा ही नहीं भैया, ये क्या नई सरदर्दी है? तो देखो आपके बहुत सारे कोर्स ऐसे होते हैं जहां पे जीएटी की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको नहीं करना, तो ये 3rd पोर्शन आप पे अप्लाई नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए कोई आप ऐसा कोर्स करना चाहते हो जहां पर जीएटी की जरूरत है तो फिर करना पड़ेगा। या फिर कई ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कहती है हमें तो भाई जीएटी वाला चाहिए, जैसे कि बीएचयू में ऐसा कहते हैं कि भाई जीएटी जो है वो वहां पर चाहिए होती है एडमिशन के लिए, तो फिर आपको जीएटी करना पड़ेगा, है ना। तो भैया जी ऐसे में जीएटी की जरूरत पड़ जाती है अगर आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट है या आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट। नॉर्मली डीयू में जो हमारे बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक ऑनर्स है उसमें जीएटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है जी। तो 3 हिस्सों में बांटा, लैंग्वेज डोमेन और जीएटी। जीएटी अगर आपके कोर्स के लिए नहीं है या आप जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अगर नहीं मांग रही तो देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर आपको देना पड़ेगा, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर आपको जीएटी भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये पैटर्न ऑफ सीयूटी एग्जाम हो गया, मतलब कैसे होगा। फिर 7th, हाउ मेनी क्वेश्चंस कम इन ईच सब्जेक्ट। तो मैंने अभी आपको बताया एक सब्जेक्ट में 50 मार्क्स का सवाल आता है, ठीक है जी। तो अगर आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हो तो अगर 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम लेते हो आप तो टोटल आपके पास 250 सवाल हो गए। अगर एक सवाल 5 नंबर का है तो टोटल जो आपके पास मार्क्स है वो 1250 है। तो 1250 मार्क्स की लड़ाई है भाई, ये जंग 1250 की है, ठीक है जी। फिर भैया मैं स्टेट बोर्ड में हूं, यूपी का हूं, कोई बिहार का है, कोई दिल्ली का है, कोई साउथ साइड का है भैया जी। भैया मैं सीबीएसई बोर्ड वाला हूं, भैया मैं आईसीएसई बोर्ड वाला हूं। मेरे लिए क्या होगा भैया जी, क्योंकि हमारा ना सिलेबस भी अलग अलग है। स्टेट बोर्ड में अलग सिलेबस होता है 12th में, सीबीएसई में अलग होता है, आईसीएसई वालों का अलग होता है, कई चीजें काफी डिफरेंट है। तो अब हमारा सीयूटी में क्या होगा, तो ध्यान रखिए भैया जी, सीयूटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सबको यूनिवर्सिटी में एंट्री चाहिए, हाँ चाहिए, तो भैया कॉमन सिलेबस है। तो भैया सिलेबस का कहां पता चलता है, ठीक है जी। तो व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट, कहां पता चलेगा क्या होता है सिलेबस। तो सबसे पहली बात तो नोटिफाइड बाय एनटीए इन दिस वेबसाइट।
कौन सी वेबसाइट है उनकी, www. यहाँ पे आप आगे लगा दोगे CUT.NTA.nic.in। आइए मैं दिखाई देता हूं ताकि झंझट ही खत्म हो जाए। तो ये है भैया जी आपकी वेबसाइट। कुछ नहीं करना भैया जी, आपको जाना है गूगल के ऊपर और गूगल पे CUT UG लिख दो, CUT लिख दो, तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाती है। ये कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है, ठीक है जी। अब इस वेबसाइट पे आपको जाना है, इनका भी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। ये देखो यहाँ पे सिलेबस है, या फिर आप सिलेबस 2026 CUT डाल दोगे तो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हर सब्जेक्ट के हिसाब से, लैंग्वेज के देखो लैंग्वेज के हैं, है ना। डोमेन सब्जेक्ट का देखो अकाउंट्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना, सारा है यहाँ पर। तो इस पे आपको टच करना है, मतलब टच करना है, पूरा सिलेबस खुल जाएगा। देखो मैं दिखाई देता हूँ, जैसे मैं अकाउंट्स का ही दिखा दूं, ये लो भैया जी मैंने टच किया, ये पूरा सिलेबस यहाँ पर ऐसे खुल गया। अब इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो बस सिलेबस देखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो आपको कहीं इधर उधर नहीं भागना भैया, कहाँ से सिलेबस देखें, कोई ऐसा कह रहा, कोई वैसा कह रहा, अरे ये हुआ कि वो हुआ। भैया वेबसाइट पे जाइए, जिस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, उसमें पूरी डिटेल है, पता चल जाएगा सब्जेक्ट का सिलेबस, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नॉर्मली NCERT बेस्ड होता है यहाँ पर, है ना। जो एग्जाम पैटर्न होता है वो NCERT बेस्ड होता है, बुक कौन सी चलती है, NCERT बेस्ड ही चलती है, नॉर्मली यही प्रोसीजर है। बट कई ऐसी भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें NCERT इक्विवेलेंट नहीं होती, तो कई बार आपको रिफ्रेशर भी पढ़ना पड़ता है। अच्छा, अब भैया जी इसमें क्या होता है कि यार देखो कई बार ना चीजें चेंज भी होती हैं। जैसे इस बार इन्होंने इकोनॉमिक्स में किया है, इकोनॉमिक्स में पहले एक जमाने में इन्होंने क्या किया था, मैक्रो और आईडी ला दिया, एक में मैक्रो और माइक्रो कर दिया। इस बार मैक्रो, माइक्रो और आईडी तीनों ही कर दिए हैं। तो जिस पर हमने सभी बच्चों से कहा है, टीचर्स भी इसमें आवाज उठा रहे हैं कि भाई ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैक्रो तो चलो ठीक है, स्टेट बोर्ड में क्या होता है, माइक्रो पढ़ाया जाता है, CBSE बोर्ड में आईडी पढ़ाया जाता है। तो आप माइक्रो और आईडी में ऑप्शन दो ना भाई, है ना, तीनों मत कंपलसरी करो। तो इसलिए उसके लिए आपको भी आवाज उठानी है। आप भी प्लीज जरूर मेल कीजिए अगर आप अभी तक नहीं किया है तो, ताकि सॉल्यूशन हो, है ना, अच्छे से अच्छी चीजें हो सके, ठीक है जी। तो इसलिए भैया जी यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है क्या नहीं है ये कोई नहीं बता सकता, ये NTA बताती है अपनी वेबसाइट पे, उसी पे भरोसा करना भैया, ठीक है जी, बाकी किसी पे कुछ नहीं। ओके, और अभी इनका रिसेंटली आया तो उम्मीद है कि अगर इकोनॉमिक्स का अगर कुछ चेंज हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो सिलेबस है वो यही है, ठीक है जी। नाउ एंड फिंगर क्रॉस कर लेते भाई, चेंज हो जाए तो अच्छा है। फिर व्हेन विल एप्लीकेशन फॉर्म्स, कब भैया एप्लीकेशन फॉर्म आता है, कब हमें इसको भरना है, कैसे भरना है। तो देखो एप्लीकेशन फॉर्म नॉर्मली फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आ जाता है। पिछली बार ऐसा हुआ कि मार्च में आया और मार्च में ही खत्म हो गया, वरना फर्स्ट वीक ऑफ फेब आता, फिर काफी टाइम मिलता है आपको भरने के लिए। काफी टाइम मतलब 3-4 महीने नहीं, लेकिन 20-25 दिन से ऊपर ही मिलते हैं। और अगर आपसे फॉर्म में गलती हो जाए, कुछ हो जाए, तो करेक्शन विंडो भी इसका ओपन होता है, ठीक है जी। तो आप रेक्टिफाई भी कर सकते हो फॉर्म को, डोंट वरी। अब भरने का क्या है, तो देखो यार जब फॉर्म आएगा तो हम आपको बताएंगे। आपको बस ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल दबा देना है। जब भी आएगा तो मैं या मेरी टीम, है ना, हम सब आपको जरूर मदद करेंगे, ठीक है। कॉमर्स वाला टीम है ही इसीलिए कि हम आपकी मदद करें। तो आपको पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, आप उसको फॉर्म को भर सकते हो, डोंट वरी, अभी से उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है जी। कैलकुलेटर इज अलाउड और नॉट, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो कैलकुलेटर अलाउ अभी नहीं है, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आया जिसमें कहा गया हो कि कैलकुलेटर अलाउ है, अभी अलाउ नहीं है, ओके जी। फिर उसके बाद 11वां, हाउ टू चूज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज कैसे करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब एक बात मुझे बताओ कि मैं आपको जानता हूं क्या, नहीं ना, है ना, मुझे नहीं पता आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, तो मैं कैसे बताऊं, ये आंसर आप ही को देना है। तो देखो लैंग्वेज में तो भाई जो आपको बेस्ट लगता है, मोस्टली लोग इंग्लिश देते हैं या हिंदी या संस्कृत, जो भी आपको लैंग्वेज पसंद है, जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आप चूज करोगे। डोमेन सब्जेक्ट में भैया जी जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, जिसमें आप अपने आप को पहले समझो अपने आप को कि आप किस सब्जेक्ट से ज्यादा रिलेट कर पाते हो, किस में आपके सबसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप 12th की तैयारी कर रहे हो, प्री बोर्ड दिया होगा आपने, है ना, कितने सारे प्री बोर्ड होंगे, फिर बोर्ड का एग्जाम भी होगा उससे पहले, लेकिन आपको पता कर लेना क्योंकि एग्जाम फॉर्म फरवरी के आसपास में भरना चालू हो जाता है। तो इसलिए प्लीज आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये सब्जेक्ट अच्छा है, तो फिर दीजिए। कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें डिफिकल्टी लेवल्स होती है, तो उसको मत दीजिए। तो सब्जेक्ट के डोमेन सब्जेक्ट में ही आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो। GAT या तो आपके कोर्स में होगा तो करना ही पड़ेगा, कोई उसमें तरीका नहीं है तो छोड़ दो। तो डोमेन सब्जेक्ट आपको वही चूज करने हैं जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आते हो, जिसमें आपका अच्छा कॉन्फिडेंस हो, जिसमें आपको पढ़ने में मजा आता हो, ठीक है जी। ऐसा भी मत करना कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आता है लेकिन उसमें मार्क्स नहीं आते। भाई ये गेम मार्क्स का है, यूनिवर्सिटी में एंट्री ले लो उसके बाद मजे करना उस सब्जेक्ट के साथ, लेकिन यहां पर मार्क्स लाना जरूरी है। तो जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आ रहे हैं वही आपको चूज करना है, और ये आपका कॉन्फिडेंस, आपको अपने आप को जानना और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट से ही पता चलेगा। फिर GAT डिपेंड्स ऑन योर टारगेटेड कोर्स की GAT करना है कि नहीं। अगर उस कोर्स में है तो करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी ने मांगा है तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हो। नॉट रिक्वायर्ड इन मेनी कोर्सेज। जैसे हमारे DO में BCom ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स में इसकी जरूरत नहीं होती है। अच्छा जी, माई टेक, मेरा ये मानना है कि आप एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक GAT दे दो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हो और आप कर सकते हो तो
अगर आप नहीं कर सकते तो इसको छोड़ दो। मेरा मानना है कि एक लैंग्वेज और 4 डोमेन कर लो। 5 पेपर तो जरूर आपको देने चाहिए, इसकी वजह भी बताऊंगा आखिरी में। 5 पेपर तो आपको देने ही देने चाहिए। अगर आप जीएटी कर लेते हो तो क्या है कि कोई झंझट ही नहीं बचेगी, कहीं कुछ बचने वाला ही नहीं है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में चाहोगे एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, घंटों घंटों पढ़ सकते हो, तो आप ये कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। नहीं तो जीएटी छोड़ देना, एक लैंग्वेज 3 डोमेन से काम बन जाएगा। चलिए जी, पर मेरा मानना है कि 5 पेपर तो आपको देने हैं। अगर आप जीएटी नहीं भी कर रहे हो तो आप 5 पेपर दो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे मेरे को लगा कि यार अकाउंट्स मेरी बहुत अच्छी है, अब मैं अकाउंट्स का पेपर देने गया, भाई बैंड बज गई, तो फिर अब फंस गए। इसीलिए भैया जी 4 सब्जेक्ट दो, ताकि अगर कोई एक सब्जेक्ट आपका खराब भी हो जाए तो आप उसको हटा के बाकियों के मार्क्स से कर पाओ। ठीक है जी, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी कॉम्बिनेशन में समझाऊंगा। अभी विच कोर्स रिक्वायर्ड विच काइंड ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यही मुझे समझाना था कि भैया कौन से कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चलता है। तो ये भैया कोई नहीं बता सकता, ये यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन ब्राउजर में बताती हैं कि किस कोर्स में क्या चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे पिछले साल बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक ऑनर्स में जो डीयू में क्राइटेरिया था वो था एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, अकाउंट्स या मैथ्स में से कोई एक बीकॉम ऑनर्स के लिए, और 2 डोमेन सब्जेक्ट। फिर इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए एक लैंग्वेज, मैथ्स, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मैथ्स होनी चाहिए, जिसके पास मैथ्स होगी वही इकोनॉमिक ऑनर्स कर सकता है, और 2 डोमेन सब्जेक्ट। अब ये कैसे पता चलता है? तो देखिए, जैसे यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपना पिछले साल निकाला था, आपको कुछ नहीं करना, फिर से आओ गूगल पे, डीयू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर बीकॉम ऑनर्स या कोई भी आप डाल दो, है ना, तो वहां से ये आपके पास खुल जाएगा डीयू का जो पिछले साल का, भाई इस साल का भी वो निकालेंगे, है ना। तो ये देखो पिछले साल का है, इसमें सब कुछ बताया हुआ है। बीकॉम प्लेन बीकॉम के लिए क्या है, बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या है, बीए वोकेशनल स्टडीज के लिए, बीए ऑनर्स इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, बीए ऑनर्स कर्नाटक म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, सब में, ठीक है जी, इंग्लिश, इटालियन, अप्लाइड साइकोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी, बंगाली, उर्दू, है ना, अरबिक, स्पेनिश, सबके लिए है यहाँ पर। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में देखो, मैथमेटिक्स में अप्लाइड और कोर में से, और एनी 2 ऑफ सेक्शन 2 यानी कि डोमेन सब्जेक्ट में से। समझ रहे हो आप? तो ये आपको ध्यान में रखकर करना पड़ेगा, और ये यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से ब्राउजर में निकालती हैं। ठीक है जी। अब देखो, अब मैंने जो आपसे बोला था कि अगर मान लीजिए आपको जीएटी नहीं बन रहा तो छोड़ दो, क्यों बोला था? इसीलिए अभी आपने देखा, एक लैंग्वेज, एक कोई क्राइटेरिया वाला सब्जेक्ट और 2 डोमेन, यानी कि अगर आप 4 सब्जेक्ट भी ले लोगे तो आपका डीयू में काम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपका कोई कोर्स है जिसमें जीटी की जरूरत नहीं है तो छोड़ दो, 4 सब्जेक्ट आप देकर भी निकाल लोगे। ठीक है जी, ओके जी। तो ये आपका कोर्स में रिक्वायर्ड है किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से होगा, तो मैंने आपको बता दिया, डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर, और आपकी यूनिवर्सिटी जो आप टारगेट कर रहे हो वो आपका एडमिशन ब्राउजर निकालेगी, उसमें अपना बताएगी कि भाई इस कोर्स के लिए हमें ये रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, व्हेन और हाउ सीयूटी एग्जाम इज कंडक्टेड, भैया जी सीयूटी एग्जाम कब कंडक्ट होता है, कैसे कंडक्ट होता है, तो ये तो अपन बता ही चुके हैं, है ना, कंप्यूटराइज बेस्ड होता है। ठीक है जी, लेकिन कब कंडक्ट होता है, तो ये हमारा मंथ ऑफ मई में कंडक्ट होता है। और ये जो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया था ना, ये जो नोटिफिकेशन यहां पर दिखाया है मैंने, ये यहां पर, ठीक है जी, ये जो है इसमें ये बताया हुआ भी है। ठीक है जी, इसमें इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है इन दी मंथ ऑफ मई। ठीक है जी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मंथ ऑफ मई में होता है। अच्छा, यहां पर जो एग्जाम डेट है ये एनटीए ही बताती है, अभी एनटीए ने नहीं बताया है डेट कौन सी है। माना जा रहा है कि फर्स्ट या सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, और जून तक गया था पिछले साल, इस बार उम्मीद की जा रही है कि मई में ही कंप्लीट हो जाए सब कुछ। ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम जो होते हैं वो डिफरेंट शिफ्ट में होते हैं, यानी कि मान लीजिए 2 शिफ्ट हुई, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, तो आपका मॉर्निंग में एग्जाम हो गया, इवनिंग में एक सब्जेक्ट का एग्जाम हो गया, फिर किसी और दिन भी हो गया। तो नॉर्मली 2 शिफ्ट होते हैं, एक दिन में किसी के 2 या 3 पेपर भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अभी से तैयारी करो, एंड का वेट मत करो। पता चला एंड में आप तैयार करने गए, मेंटली आप हैरेस हो गए, मेंटली आप एकदम पूरा वो क्या बोलते हैं, भर चुके हो थॉट से, तो कुछ सब्जेक्ट तो याद ही नहीं हो रहा, सिर्फ थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स भरते जा रहे हैं। ठीक है जी, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए प्लीज अभी से इसकी तैयारी करना। और अगर आप कॉमर्स की तैयारी करना चाहते हो तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूं, हमारे यहाँ चलते हैं प्रवेश बैच। ठीक है, प्रवेश सीयूटी कॉमर्स 2026 और प्रवेश सीयूटी कॉमर्स 2.0 2026, ये 2 बैच हमारे अभी चल रहे हैं। ठीक है जी, तो जितनी जल्दी तैयारी करोगे उतना अच्छा रहता है। तो एग्जाम शिफ्ट्स में होते हैं और कैन बी ऑन डिफरेंट डेट, डिफरेंट डेट्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक दिन गए और सारे एग्जाम उसी दिन होंगे, डिफरेंट डेट। और इसमें पता है एक और लोचा भी है, किसी का मान लीजिए एग्जाम्पल में 12 को हुआ तो किसी का 13 और 14 को ही हो जाएगा, किसी का 12 को हुआ और बाकी पेपर 25 को, 20 को, 28 को, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो इसमें ये चीजें चेंज रहती है। तो ये तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसी के हिसाब से आपको पता चलेगा कि किसका कब एग्जाम है। ठीक है जी, ओके जी। अब आते हैं बारी आगे के सवालों पे। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन क्या है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, है ना। अब हमने बताया, देखो आपके मन में आया होगा जब मैंने आपको बोला कि किसी का एग्जाम 12 तारीख को भी होता है, फिर कुछ एग्जाम 12 को हो गए, कुछ 14 को हो गए, अब किसी का 12 को होके 25 को हो गया। अब मान लीजिए आपका 12 और 14 को हुआ, किसी का 12 और 25 को हुआ, तो आप क्या कहोगे?
यार उसको तो देखो कितने दिन का टाइम मिल गया यार, कितना सही है, उसके लिए तो बहुत बेनिफिट हो गया। अपन सोचते हैं ना यार ऐसा, है ना, है ना, बिल्कुल सही बात है। किसी का पेपर इजी हो सकता है, किसी का पेपर टफ हो सकता है, तो अपने को लगता है यार अगर इसका पेपर मुझे मिलता तो मैं सारे सही कर लेता यार, यार तुझे क्या बताऊं, अरे मम्मा पापा क्या बताऊं यार, इन लोगों का पेपर इजी आ गया, मेरा वाला टफ आ गया। अपन कई बार ऐसा करते हैं, हाँ, तो यही बात एनटीए को भी पता चली कि हाँ यार ये बात तो सही है, कई बार ऐसा होता है। तो इसीलिए वो कॉन्सेप्ट लेके आए नॉर्मलाइजेशन, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट लेकर आए नॉर्मलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि भैया जी देखो क्या होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जाम पेपर होते हैं, ठीक है जी, ऐसे ही डिफरेंट डेट्स पर होते हैं, तो किसी को फायदा होता है, किसी को घाटा हो सकता है। तो हम क्यों ना ऐसी कोशिश करें कि हम सबको सेम स्पेस पे लेकर आ पाए, यानी सबको इक्वल चांस दे भाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन का। तो उन्होंने यही समझा कि भाई यार सबको अगर इक्वल चांस देना होगा तो हमें कुछ करना होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया भाई, देखो पेपर टफ है कि हार्ड है कौन बताएगा, तो एनटीए के जो भी कंसर्निंग बॉडी होगी वो लोग बैठ के पेपर डिसाइड करते हैं कि ये टफ है या हार्ड है, उसके हिसाब से वो करते हैं, ठीक है जी। किसी को उन्होंने इजी कह दिया, किसी को उन्होंने हार्ड कह दिया। अब इसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे लिए एक तरीके से समझ लो लक फैक्टर है, और जीवन में लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार वो ऊपर नीचे का कोर्स डिसाइड करता है, पर वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो हम ये नहीं कह सकते भगवान लक दे दे, लक दे दे। हम भगवान से दुआ तो कर सकते हैं, हम चाहेंगे कि लक हमें ही मिले, लेकिन सब लोग वही दुआ कर रहे होंगे तो सबको तो लक मिलेगा नहीं। इसलिए हमारे हाथ में क्या है, वर्क करना, कर्म करना हमारे हाथ में। तो अच्छे से पढ़ाई करो ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाए लक वाली, ठीक है जी। लेकिन हाँ ये एक लक है कि किसी को पेपर टफ मिलेगा, किसी को पेपर इजी मिलेगा, किसी के पेपर बहुत जल्दी हो जाएंगे, किसी के पेपर में बहुत टाइम मिलेगा। तो इसीलिए इक्वल चांस लाने के लिए ये लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो कि अब नॉर्मली हर गवर्नमेंट एग्जाम में यूज होता है, नॉर्मलाइजेशन। इसमें होता क्या है भैया, तो इसमें आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है आप एनटीए के ऊपर कि वो किस सब्जेक्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन करते हैं। कईयों में 10 नंबर भी कटे हैं, किसी के 50 नंबर भी कटे हैं, किसी के 40 नंबर भी बढ़े हैं, किसी के 3 नंबर भी बढ़े हैं। तो इसका कुछ नहीं कर सकते अपन भैया, ये भगवान जी ऊपर या तो दुआ करो, लेकिन मैं कहूंगा कर्म कर लो। अच्छा इसमें एक हैक बता सकता हूं मैं, एक हैक है इसका, क्या कि भाई आप पूरे में से पूरे नंबर ले आओ। इफ यू स्कोर 100 परसेंटाइल देन नॉर्मलाइजेशन विल नॉट इंपैक्ट यू। यानी कि भैया जी अगर आप 100% ले आए, यानी कि पूरे में से पूरे ही सही करके आ गए, तो चाहे इजी पेपर था चाहे टफ पेपर था, ये माना जाता है कि भाई बंदा हीरा है, भाई भैया हीरा है ये, है ना। ये कोई भी पेपर होता है पूरे ही लाता है, इसको नॉर्मलाइजेशन से बाहर कर दो, तो आपके ऊपर नॉर्मलाइजेशन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो तैयारी ऐसी करो कि कोई मार्क्स कटे ही नहीं, बात ही खत्म, झंझट ही खत्म, ठीक है जी। तो ये पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्मलाइजेशन इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो इसको भी आपको ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। फिर व्हेन विल रिजल्ट गेट आउट, कब रिजल्ट गेट आउट होता है, तो नॉर्मली मंथ ऑफ जुलाई में फर्स्ट वीक में रिजल्ट गेट आउट हो जाता है, पर कभी कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है। इस बार मुझे उम्मीद है कि थोड़ा तो पिछले साल से जल्दी होगा, क्योंकि इस बार एनटीए ने काफी सारी चीजों में इंप्रूवमेंट भी किया है, और उम्मीद है कि अपनी गलतियों से सीखकर वो लोग जल्दी चीजें करेंगे भी। फिर इज देयर एनी बेनिफिट फॉर कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होते हैं, क्या उसका कोई बेनिफिट है, तो ऑफ कोर्स है ना, उसमें कट ऑफ में भी एडवांटेज होता है। तो इसलिए प्लीज आपको उसको सही से बनाना है, अपडेटेड बनाना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है, जो कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में भी बताई थी, जो अभी मैंने दिखाई आपको, कि भैया जी जो आपके डिटेल्स हैं वो आपकी 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। ये देखिए यहां लिखा हुआ है, इन केस ऑफ नेम मिसमैच ऑफ आधार कार्ड एंड 10th एजुकेशन सर्टिफिकेट, कैंडिडेट एन ऑप्शन विल बी गिवन टू ओवरकम दिस इशू ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेज। यानी कि आपकी जो 10th में आपकी मार्कशीट में आपकी नाम लिखा होगा, आपका एज लिखा होगा, पेरेंट्स का नाम लिखा होगा, वही आपके आधार कार्ड पर होना चाहिए, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो आपके सर्टिफिकेट्स होंगे उस पर भी वही नाम होने चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है जी। तो अगर आप मान लीजिए एडवांटेज उठाना चाहते हो अपने सर्टिफिकेट का, तो आपको सब कुछ अपडेटेड रखना पड़ेगा और सब सेम रखना पड़ेगा। ये नहीं कि यहां कुछ और नाम है, वहां कुछ और नाम है, डेट शीट कुछ, डेट बर्थ डेट इधर उधर हो रही है। अब देखो 10th की मार्कशीट आप बदल नहीं सकते, इसलिए आधार कार्ड को अपडेट करा लो, अपने सर्टिफिकेट्स को अपडेट करा लो, ठीक है जी। एक और पॉइंट है, इस बार इन्होंने डिसाइड किया है कि जो सेंटर्स हैं कि एग्जाम कहां पर होगा, है ना, ये क्वेश्चन रहेगा। देखो अब याद आ गया कि एग्जाम कहां पर होता है, ये कैसे डिसाइड होता है। तो इस बार इन्होंने आधार कार्ड के बेस पर डिसाइड किया है कि आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा उसी के आसपास आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा। तो आधार कार्ड के एड्रेस का भी ध्यान रखना, ठीक है जी। आप वहां पर पहले पहुंच जाना ताकि आपके बॉडी एटमॉस्फेयर के साथ घुल मिल जाए, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको सब कुछ पता हो सराउंडिंग्स के बारे में, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहां छूट गया, मैंने अब आपको बता दिया है ना। यहां लिख दूं क्या, मैं भूल गया था ये पॉइंट, चलो यहां पे लिख देता हूं, एग्जाम सेंटर आधार कार्ड के एड्रेस के बेस पर अलॉट होंगे, ठीक है, याद रखना है ना। तो यहां पर आ गया, और सर्टिफिकेट्स का फायदा होता है ना, कट ऑफ में फायदा होता है।
चलिए जी, अब है 17 क्वेश्चन, वो विच आर टॉप यूनिवर्सिटीज। देखो मेरे लिए तो यूनिवर्सिटीज वो अच्छी हैं जहां पर आपको अच्छी लाइसेंसिंग मिल जाए, मतलब अच्छा फ्रेंड सर्कल मिल जाए, जहां पर आपको मनपसंद कोर्स मिल जाए। क्योंकि मान लीजिए कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, नाम बहुत है उसका, लेकिन आपको उसमें मनपसंद कोर्स ही नहीं मिल रहा, तो क्या फायदा। तो जहां आपको मनपसंद कोर्स मिल जाए, जहां पे आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाए, जहां पर आपका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा हो जाए, जहां पे अच्छा एक फ्रेंड सर्कल बने, प्रोफेशनल फ्रेंडशिप बन पाए, वो आपके लिए टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं, है ना। जहां पे आप अपना बजट भी देख पाओ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि घर का बजट छोड़कर आप कहीं भी कुछ कर लोगे, तो आपकी बजट भी मेंटेन हो जाए। तो उस हिसाब से बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल वे में क्राइटेरिया में चलता है, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। सबसे पहले है डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं। जैसे कॉमर्स की बात करें तो एसआरसीसी आता है अपने पास, लेडी श्री राम कॉलेज भी आता है, हंसराज कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, करोड़ीमल है, क्या बोलते हैं, बहुत सारी, मतलब दौलत राम है, क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर, है ना, वेंकी है, ठीक है जी। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर, मतलब डीयू के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है जी। फिर बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आ गया, फिर एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, फिर जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, फिर जामिया इस्लामिया भी है, फिर सेंट स्टीफेंस भी है जो साउथ में भी है, कलकत्ता में भी यूनिवर्सिटी है जो सेंट जेवियर करके है, वो भी काफ़ी फेमस है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहां पर आपको ज़्यादा सही लगे, जहां पे आपका मनपसंद का कोर्स मिले, आप वहां कीजिए, ताकि आप अच्छे से ग्रो कर पाइए। बेसिक पॉइंट ये है कि आप कितना लर्न कर पाते हो। यूनिवर्सिटीज तो लर्न करा रही हैं, लेकिन आप कितना लर्न कर पाते हो, आप कितना अपने आप को एटमॉस्फेयर के साथ ढाल पाते हो, आप कितनी अच्छी फ्रेंडशिप, प्रोफेशनल फ्रेंडशिप कर पाते हो, आप कैसे हार्ड वर्किंग लोगों से, स्मार्ट लोगों के साथ, इंटेलिजेंट लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। बट नाम है तो इसलिए मैंने आपको बता दी है। नाउ व्हाट इज द कट ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज। भैया टॉप यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ क्या है भैया जी, तो देखो डिपेंड्स ऑन मार्क्स सिक्योर्ड और स्टूडेंट्स कैटेगरीज कोर्सेज। भैया ये कोई नहीं बता सकता कि कट ऑफ क्या आएगी, क्योंकि एक तो कैटेगरीज बहुत डिफरेंट होती हैं। फिर भाई मार्क्स कब कितने आ रहे हैं, जब 800 का पेपर होता था तो 750 740 में एसआरसी मिलता था, है ना, 730 में भी कुछ लोगों को मिला हो, बाकी फिर कैटेगरी वेट के ऊपर से डिपेंड करता है। लेकिन इस बार हमने देखा कि 930 पे भी मिला है, 918 पे भी मिला है ना, पर इस बार 1000 का था, ठीक है जी। तो डिपेंड करता है, कोई ऐसे भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि इतने पे मिल ही जाएगा। ऐसे तो मैं बोल दूं 1000 पे मिल जाएगा, है ना। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 900 और 1000 में से अगर आपके 900 आए तो आपको मिल ही जाएगा, नहीं। ये अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, किसने किस कॉलेज के लिए कितना अप्लाई किया है। मान लीजिए सब लोग फर्स्ट कॉलेज पे चले गए, आपने कोई सेकंड कॉलेज चूज कर रखा था फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो वहां चला गया, तो प्रेफरेंस लिस्ट का भी यहाँ इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है जी। तो ये बात है। तो डिपेंड्स ऑन मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट कैटेगरीज, और कोर्सेज कौन से हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी है, और भी अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या होगी, ठीक है जी। मैंने आपको बता भी दिया कि उससे पहले 800 में अलग स्टैंडर्ड था, इसमें अलग है। अगर मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि एसआरसीसी में मान लीजिए 200 सीट्स हैं, ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए 300 लोगों के 950 हैं या उससे ऊपर हैं, तो 950 कट ऑफ हो जाएगी, कैटेगरी वैटेगरी और चीजें हटा हटा के, समझ रहे हो। इसलिए भैया इसके चक्कर में मत पड़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करो। ये जंग है भाई, यहां पर सबके मार्क्स बराबर नहीं आएंगे। यहां पर ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कुछ भी लिख दिया तो उसको कुछ तो नंबर दे ही दो, किसी तरीके से कैसे तैसे पास कर दो, ये नहीं है। यहां मार्क्स काटने के लिए लोग बैठे हैं, यहां प्रॉब्लम्स आपको देने के लिए लोग बैठे हैं, ताकि आप और प्रॉब्लम को सोचो, उसके बारे में और सोचो, नेगेटिविटी और फैलाओ, और एग्जाम में किसी तरीके से कुछ गलती कर दो, ताकि जो सबसे टॉप बच्चा है, जो पढ़ने में अच्छा है, जो मेंटली फिट है ना, जो प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो आए हमारे पास। तो इस बात को समझना है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो कट ऑफ के सवालों के बीच में मत पहुंचो, पढ़ के अच्छे से एग्जाम देने के ऊपर सोचो, ठीक है जी। अब प्रीवियस ईयर, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा था, क्यों मैं आपसे कह रहा था कि 5 सब्जेक्ट आपको देने चाहिए। अगर आप पढ़ने वाले अच्छे हो, टॉपर बनने का मन है, आपको अपना नाम बनाने का मन है, तो 5 सब्जेक्ट आपको देने चाहिए। अगर आप जीएटी नहीं भी दे रहे हो तो 4 डोमेन सब्जेक्ट, 1 लैंग्वेज दो। क्यों? क्योंकि भाई पिछले साल एनटीए ने टॉप 20 की स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी की थी, और वो ऐसा नहीं था कि साइंस के अलग, कॉमर्स के अलग, आर्ट्स के अलग, नहीं, ओवरऑल सीयूटी एग्जाम जितने भी लोगों ने दिया था उनमें टॉप 20 लोग, और थैंकफुली यहां पर रैंक 7 में हमारी स्टूडेंट अनन्या भी यहां पर थी, ठीक है जी। तो ऑल स्ट्रीम्स के ऊपर दिया गया था, तो इसलिए भी ये जरूरी है यार। अगर आप मेहनत कर रहे हो, नाम आ जाएगा, आपके घर के बाहर लोग नगाड़े बजाएंगे, अच्छा लगेगा ना यार, खुशी मिलेगी, प्राउड फील होते हैं पेरेंट्स की आंखों में हो सकता है खुशी के आंसू आए, गले लगा ले यार वो आप लोगों को, है ना, अच्छा लगता है। तो जब आप कर ही रहे हो मेहनत, तो इस चीज के लिए करो। इसीलिए भाई 5 सब्जेक्ट लेकर चलना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप अच्छा पढ़ने वाले हो तो चौथे सब्जेक्ट की जगह आप जीटी कर सकते हो। अगर आपको जीटी पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या आपका कोर्स में जीटी की जरूरत नहीं है, तो आप फिर भी 4 डोमेन सब्जेक्ट दो। और इसलिए भी मैंने 4 डोमेन कहा, क्योंकि मान लीजिए डीयू है, डीयू में 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, 1 लैंग्वेज, 1 कंपलसरी और 2 डोमेन, है ना। तो अगर आपने मान लीजिए 4 डोमेन ले लिया और 1 लैंग्वेज ले लिया, मान लीजिए किसी डोमेन, 1 डोमेन में आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई, है ना, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई, तो आप बाकी 3 डोमेन के थ्रू एडमिशन पा सकते हो। तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी हैक है,
ठीक है जी। चलिए, तो मैंने सब कुछ कोशिश की है बताने की। 18 सवाल थे, एक 19वां सवाल अलग से मिला, बताते बताते पता चला, वो भी मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि इसके अलावा आपके पास मन में कोई सवाल नहीं होगा। अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और इकोनॉमिक्स के बच्चे कमेंट जरूर करते रहो, मेल जरूर करते रहो, हो सकता है एंटी आपकी सुन ले। हम दुआ विश सब कुछ करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। और लास्ट में ऑल द बेस्ट माय स्टार्स, अपकमिंग स्टार्स, अच्छे से पढ़ाई करो, छा जाओ। कोई और प्रॉब्लम है तो निक्को भैया को बताओ, हमारी टीम, मैं, हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। जो भी यूनिवर्सिटीज आप टारगेट कर रहे हो, जो भी कोर्स आप टारगेट कर रहे हो, हम कोशिश करेंगे कि उसका दरवाजा हम खुलवा के रहे। और जब मिलकर बैठते हैं, मिलकर लोग मेहनत करते हैं, तो खुदा भी सुनते हैं। आते ये तो यूनिवर्सिटीज है, एडमिशन तो मिल ही जाएगा। चलिए, तो इस उम्मीद के साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।